हाँ फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर मैं आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी जल्दी से फ्रेंड इस सेशन को जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो वहां पर मैं जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, ताकि ऐसे ही मोटिवेशन के साथ में हम लोग जो है सारे के सारे सेशंस को कंडक्ट कर सके। इसके बाद में फ्रेंड जितने भी लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लोग भी जल्दी जल्दी से कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही आप लोगों के प्यार की वजह से और जो आप लोगों का यहाँ पर में एक सहयोग मिल रहा है उसके वजह से जो है हम लोग पूरी टीम जो है मेहनत करते रहे आप लोगों के लिए। ज्योति चौधरी जी बोल रहे हैं, जयंती जी बिग फैन, थैंक यू वेरी मच। मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूं जयंती जी, क्योंकि आप लोग जो है इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, आप लोग मेहनत कर रहे हो। नाउ फ्रेंड्स, एक देखिए यहाँ पर मैं 69 बीपीएससी प्री एग्जाम जो हुई थी आपकी 30/9/2023 को, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहा गया आप लोगों से कि भाई लोग बताइए कि जो है आपका जो है मक्का का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज कॉल्ड गेट टू मक्का। इसी तरीके का क्वेश्चन जो है आप लोगों को 69 बीपीएससी प्री में पूछा गया, और आप लोगों को मैंने उससे पहले ही एग्जाम के 2-3 दिन पहले करवाया भी था मैंने आप लोगों को। तो याद रखना है फ्रेंड्स, ये कहा जाता है सूरत शहर को, ठीक है, सूरत को। देखिए अगर आप लोगों को मैप के थ्रू मैं दिखाऊं यहां पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है सूरत, ओके, ये यहां पर मैं आप लोग देखोगे ये है सूरत, ठीक है। और यहां पर में है फ्रेंड्स मक्का शहर। अब जब पहले लोग जहाज से मक्का जाया करते थे, ठीक है, इस तरीके से यहां पर में देख सकते हो आप लोग अरब सागर को पार करते हुए इस तरीके से जो है फ्रेंड्स यहां पर में मक्का शहर को जाया जाता था, यहां पर में जो अरब पेनिनसुला है उसको क्रॉस करके, ठीक है, उसके नीचे से यहां से क्रॉस करके। तो जो सूरत के अंदर में जो बंदरगाह था, सूरत का जो डॉकयार्ड था, ये सबसे बड़ा डॉकयार्ड था, सबसे बड़ा बंदरगाह था हमारा उस समय में। इसी वजह से फ्रेंड्स सूरत को एक संज्ञा दी गई थी, मक्का का प्रवेश द्वार, मक्का जाने वाला रास्ते का एक द्वार, इसकी संज्ञा दी गई थी। इसके अलावा इसी को कहा जाता है, ठीक है, फारस की खाड़ी के साथ में व्यापार का द्वार भी इसी को कहा जाता है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि फारस की खाड़ी के साथ में व्यापार, यहां पर में देखिए ये आप लोगों को दिख रहा है, यहां पर में ईरान को आप लोग जो है फारस बोलते हो यहां पर में। तो इस खाड़ी के पास में यहां पर में गल्फ ऑफ पर्शिया जो है आप लोगों का, उसके साथ में जो व्यापार होता था उसका भी द्वार कहा जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। मैं कम इन सर जो आ जाओ, आप तो आ चुके हो यहां पर में, ठीक है, चप्पल पहन के आए हो आप लक्की जी, आराम से बाहर में उतार कर आओ सारी की सारी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर में निम्नलिखित के शासकों में से किसने शाहरुख नाम के चांदी का सिक्का चलाया था, बता सकते हो आप, बताइए। शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के किसने चलवाए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये वाला आप लोगों का। शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के चलाए थे, किस लिए चलाए थे? ये शाहरुख थे कौन? तो शाहरुख खान थे। यहाँ पर मैं पठान मूवी रिलीज हुई बोले और बोले हिट हो गई तो चलो चांदी के सिक्के चला देते। मोदी जी ने चलाए थे क्या? बताइए किसने चलाए थे शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के? तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के जो है वो चलवाए थे यहां पर में बाबर ने। एक्चुअल में फ्रेंड्स था क्या, ये शाहरुख कौन था समझ लो आप लोग। आपको पता है फ्रेंड्स तैमूर लंग के बारे में आप लोग जानते हो? तैमूर जो है ना फ्रेंड्स, ये एक जो है मध्य एशिया का एक शासक था जिसने एक बार भारत के ऊपर में भी हमला किया था। बाबर जो है उसके पिताजी के साइड से वो तैमूर का एक वंशज था, बहुत पीढ़ियों बाद का एक वंशज था। तैमूर एक बहुत ही महान शासक माना जाता है, ठीक है। तैमूर लंग उनको पैर में चोट लग गई थी एक बार और वो लंगड़ा के चलते थे, इसी वजह से तैमूर लंग या तैमूर द लेम भी उनको कहा जाता है। और महान शासक था ये, और उन्हीं का बेटा था शाहरुख जो उन्हीं की तरह महान था, ठीक है। तो बाबर ने जो है अपने एक पूर्वज शाहरुख के नाम पर चांदी के सिक्के चलवाए थे, ये आप लोगों को याद रखना है, शाहरुख नाम के सिक्के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है। बाबर जो है फ्रेंड्स, इसको ये याद रखना है आप लोगों ने, कलंदर भी कहा जाता था, कलंदर, इनको कलंदर की उपाधि दी गई थी। और इन्होंने ही जब खानवा का युद्ध लड़ा था उसके बाद में गाजी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी यहां पर में? गाजी की उपाधि। गाजी का मतलब होता है धर्म के लिए लड़ने वाला, लड़ाकू, ठीक है। तो गाजी, तो कलंदर और गाजी की उपाधियां किसने ली थी? तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, बाबर ने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के चलाए थे बाबर ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहां पर में अगर हम लोग बात करेंगे, विच फेमस सूफी सेंट इज नोन एज चिराग दिल्ली। चिराग दिल्ली के नाम से किसको जाना जाता है बताइए जल्दी से। एक सूफी संत है, बहुत बड़े सूफी संत है, उनको दिल्ली का चिराग कहा जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स कि यहां पर में उनकी जो है दरगाह वगैरह ऑब्वियस सी आते आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में होंगी, तभी उनको चिराग दिल्ली कहा जाता होगा, या दिल्ली के अंदर में उन्होंने अपना बहुत बड़ा समय काल उन्होंने बिताया होगा।
अगर आप लोगों में से कोई भी फ्रेंड्स जो है दिल्ली गया है, ठीक है, तो उसको पता होगा कि जी यहाँ पर मैं आंसर्स देखिए फ्रेंड बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कंटिन्यूअसली। ओके, तो आप लोगों में से काफी सारे लोग अगर मान लीजिए दिल्ली गए हो और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अगर आप लोग गए होंगे फ्रेंड्स, तो वहां पर में जो है ना एक दरगाह और है, ठीक है, शेख नसीरुद्दीन महमूद की, ठीक है। तो शेख नसीरुद्दीन महमूद जो है वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और एक बहुत बड़े पोएट भी थे ये शेख नसीरुद्दीन महमूद, ठीक है। शेख नसीरुद्दीन महमूद जो है ये बहुत बड़े पोएट भी थे और इसी वजह से जो है फ्रेंड्स इनको चिरागे दहली की उपाधि दी गई थी, चिरागे दहली की उपाधि। तो कई सारे लोगों ने जिन्होंने आंसर लगाया निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, तो उन लोगों ने एक छोटा सा बस वहां पर मैं मिस्टेक कर दी, निजामुद्दीन औलिया नहीं, निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे उनको चिरागे दहली की उपाधि दी गई थी, ठीक है, चिरागे दहली, ये याद रखना है आप लोगों ने, शेख नसूरुद्दीन महमूद को। तो शेख नसूरुद्दीन महमूद जो है ये याद रखेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे ये, ठीक है, और उनके उत्तराधिकारी बने। उनके बाद में जो है वो पूरा जो कामकाज था वहां का जो खानका था उसको संभालने का काम जो है वो नसीरुद्दीन महमूद, शेख नसीरुद्दीन महमूद ने किया था। और बहुत बड़े एक चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत और एक कवि भी थे, ठीक है, यहाँ पर में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर सी जो है यहाँ पर में फारसी भाषा की कविताएं लिखी है, जिसके वजह से इनको चिरागे दिल्ली कहा जाता है, ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद को। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है आप लोगों का कूका आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कूका आंदोलन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन जो है फ्रेंड्स ये बेसिकली एक आंदोलन था आप लोगों का सिख रिलीजन के अंदर में, ठीक है, सिख रिलीजन को प्यूरिफाई करने के लिए काफी ज्यादा जो है यहाँ पर में एक आप लोग बोल सकते हैं जो सिख आंदोलन, सिख जो संप्रदाय है उसके अंदर में इम्प्यूरिटीज फैल गई थी, काफी ज्यादा अंधविश्वास फैल गया था, उन सारी चीजों को प्यूरिफाई करने के लिए ये एक आंदोलन चलाया गया। लेकिन ये आंदोलन थोड़ा सा वायलेंट हो गया था, कूका आंदोलन आप लोगों का, जिसके वजह से फ्रेंड्स काफी सारे लोगों को जो है अंग्रेजों ने फांसी वगैरह के ऊपर में भी चढ़ा दिया था। तो ये एक चीज याद रख सकते हो आप लोग यहाँ पर में कि कूका आंदोलन जो है आप लोगों का कहां पर में चला था, सिख संप्रदाय के अंदर में चला था। तो आप लोग यहाँ पर में एक अंदाजा लगा सकते थे पंजाब के अंदर में चला होगा करके ये, ठीक है। तो कूका आंदोलन का संबंध किससे है? कूका आंदोलन का संबंध जो है फ्रेंड्स पंजाब से है, ये आप लोग थोड़ा सा याद रख सकोगे, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी के मध्य के अंदर में यह आंदोलन चला था सिखों के अंदर में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड लिटन के समय में आया था, सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ले के समय में, स्टेट एबडक्शन पॉलिसी मतलब वो राज्य अपहरण की नीति या फिर आप लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हो, लॉर्ड डलहौजी के समय में, परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। कौन सा वाला सही नहीं है ये बताइए आप लोग। अगर आपको एक छोटी सी चीज भी अगर पता होती फ्रेंड्स यहां पर में कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पिता किसको कहा जाता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हु इज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बताइए जल्दी से, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है फ्रेंड्स लॉर्ड लिटन को नहीं कहा जाता। ये लिटन को लिट्टी चोखे को क्यों कहेंगे हम लोग यहां पर में? इसने कितना गलत किया था इसने। ये लिटन के बच्चे के बारे में तुमको बताता हूं, इधर आओ, ठीक है। ये लिटन के बच्चे ने क्या किया, हमारे यहाँ पर में 1877 में दिल्ली दरबार भराया, जबकि हमारे यहाँ पर में लोग भूखे मर रहे थे। और ये इसको जो है ना दिल्ली दरबार भरना था, चाटुकारिता करनी थी इसको, अपनी रानी विक्टोरिया के सामने अपना हीरो बनना था इसको, रानी विक्टोरिया को रानी घोषित करने के लिए बड़ा सा दरबार भराया इसने। इसके बाद में भी उसका पेट नहीं भरा, यहाँ पर में क्या किया उसने, 1878 के अंदर में 2 कानून पास किए। एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया इसने, और एक आर्म्स एक्ट पास किया कि भाई भारतीय लोग हथियार नहीं रख सकते, अमेरिकी लोग हथियार रख सकते हैं, यूरोपियन लोग हथियार रख सकते हैं, चाइनीज लोग रख सकते हैं, भारतीय लोग नहीं रख सकते बस, ठीक है। उसको पता था मार देंगे इसको पकड़ के, ओके। तो 1878 के अंदर में ये भी इसने किया था। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स इसकी एक हरकत और बताता हूं। मैंने आप लोगों को बताया कि भाई एक 19 साल में तो हमारे यहां पर में भारत में लड़कों का दिल टूटता है, ठीक है, वो संभलते संभलते उन लोगों को थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है, फिर बाद में वो ठीक है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेंगी वाला सीन आता है उन लोगों का। तो उसने क्या किया फ्रेंड्स, 21 साल जो मैक्सिमम एज थी सिविल सर्विसेज में दाखिल होने की, उसको घटाकर 19 साल कर दिया। बोले ये लोग जब तक दिल टूटेंगे तब तक जो है इनकी एज निकल चुकी होंगी करके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 21 से घटाकर 19 कर दिया था। लेकिन फिर आता है हमारा मसीहा, ठीक है, लॉर्ड रिपन, ठीक है, लॉर्ड रिपन। ये लॉर्ड रिपन भाई साहब ने एक बार कहा था कि इनका जो दिल है ना ये भारत के लिए धड़कता है। ये बार बार जब भी लॉर्ड रिपन का नाम आता है मैं आप लोगों को बताता हूं कि इन्होंने कहा था कि मेरा दिल जो है, ठीक है,
याद रखना है आप लोगों ने कि मेरा दिल जो है अपने देश से ज्यादा जो है भारत के लिए धड़कता है, ऐसा लॉर्ड रिपन ने कहा था। और इनको ही फ्रेंड्स भारत के अंदर में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपने एक आदेश के अंदर में 1883 के अंदर में आप लोगों का एक आदेश इन्होंने पारित किया था, जिसके अंदर में इन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा देने की बात कही थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकल फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भारत जो है भारत के अंदर में स्थानीय स्वशासन का पिता किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये तो गलत जोड़ी लगी थी। लिटन का तो दूर दूर तक लेना नहीं है। लिटन का बस चलता तो यहाँ पर में लोकल सेल्फ और गवर्नमेंट इन तीनों के बीच में भी बंटवारा कर देता वो, ठीक है। तो ये वाला गलत है आप लोगों का, सही वाला नहीं है, वही आपको लोगों को बताना था। बाकी ये सही है। सब्सिडरी अलायंस लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया था, जिसके अंदर में ये बोला गया कि भारतीय राज्य रजवाड़े अपनी सेना नहीं रखेंगे, अंग्रेज उसकी मदद करेंगे करके, ठीक है। आप लोग चौकीदार मत रखो, ठीक है, आप लोग चौकीदार मत रखो, सारे लोग चौकीदार भी मत रखो, दरवाजा भी मत बंद करो, ठीक है। हम आप लोगों की जो है यहाँ पर में चारों तरफ से रक्षा करेंगे और हम ही जो है आपके घर में आकर भी रहेंगे, ऐसा इसने कहा था। स्टेट एब्डक्शन पॉलिसी मतलब कि राज्य हड़प की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसको कहा जाता है। अगर आपका बच्चा खुद का बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, बच्चा भी छोड़ो, बेटा नहीं है, तो आपका राज्य हमारा हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका कोई है यहाँ पर में अपने मम्मी पापा की एकलौती बेटी, मतलब मैं पूछ नहीं रहा यहाँ पर मैं किसी के लिए कि भाई कोई है क्या करके, ऐसी बात नहीं है। मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि कोई है क्या करके, ये समझाने के लिए कि आपका जो घर है फिर वो जो है वो हो जाएगा इधर में, ठीक है। मतलब मान लो टीचिंग परीक्षा का हो जाएगा अगर हम लोगों ने ऐसी यहाँ पर में स्टेट एब्डक्शन पॉलिसी लेकर आ गए तो, ठीक है, क्योंकि बेटा नहीं है करके। तो ये कहा कि बात हो गई भाई। चलिए, इसके बाद में परमानेंट सेटलमेंट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम लोग यहाँ पर में विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? एनटीपीसी की एग्जाम हुई थी यहाँ पर में आप लोगों की 2021 के अंदर में 20 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 का जो पेपर है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, जोड़ियां मिलाने के फॉर्म में पिछले वाला यूपीपीसीएस के अंदर में आया था, ठीक है। तो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? और भारत के अंदर में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत के अंदर में, ये भी आप लोग बता सकते हो। तो भारत के अंदर में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है, वो भी बता देंगे आप लोग। तो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो ब्राजील है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। ब्राजील से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ब्राजील से आप लोगों को एक चीज याद आती है, ठीक है। ब्राजील से ब्राजील एक करंट है, ब्राजील करंट, ब्राजील धारा, ब्राजील जल धारा, ब्राजील जो है वाटर करंट, मतलब ब्राजील जो देश है ना उसके पास से जो बहने वाली धारा है उसकी बात कर रहा हूं। तो वो ठंडी है या गर्म है? बताओ कॉफी कैसी अच्छी लगती है आप लोगों को? कुछ लोग कहेंगे सर कोल्ड कॉफी। नहीं भाई, लेकिन जनरली क्या होता है, जनरली जो है हम लोगों को गर्म कॉफी, गर्मी आ जाती है ना, मान लो ठंडी कॉफी भी पी आप लोगों ने, जोश आ जाता है आप लोगों के अंदर में, एकदम गर्मी आ जाती है आप लोगों के अंदर में। फिर यहाँ पर में जितने भी लोग हैं, यहाँ पर जिन लोगों ने भी लाइक नहीं किया, जो ठंडे बैठे हुए, वो लोग भी लाइक करेंगे यहाँ पर में, ओके, ताकि जो है सर को भी एनर्जी मिल सके। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो ब्राजील करंट है वो गर्म है, कॉफी से याद रख लेना आप लोग। ब्राजील के अंदर में जो है एक स्थानांतरित खेती होती है आप लोगों की, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना, आप लोगों के जो प्राइमरी का पेपर हुआ तो उसके अंदर में एक जगह पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूछा गया। तो देखिए कितने बढ़िया है, यहाँ पर में बच्चों ने रुक भी लिख भी दिया है, कंचन रोका, ठीक है। आज है सगाई, सुन लड़की के भाई जरा नाच के हमको दिखा। आप लोगों ने कॉफी पी ली, एकदम जोश चढ़ गया आपको। रोका मतलब क्या हो गया? सगाई, है ना। रोका मतलब पंजाबी भाषा में सगाई होता है, उत्तर भारत के अंदर में सगाई, रोका, रोका हो गया भाई इसका लड़की का, ठीक है। जैसे लड़की को आप गए प्रपोज करने के लिए, बोले और मैम आपका नाम क्या है? सॉरी मेरा रोका हो चुका है, ऐसा बोलती ना, तो सगाई हो चुकी है। तो रोका नाम की जो है फ्रेंड्स आप लोगों की शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो भी ब्राजील में होती है। तो वो कॉफी पीकर आप लोग जो है सगाई के अंदर में डांस कर रहे हो, ये भी याद रख लेना आप लोग। चलो ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको याद रख सकते थे फ्रेंड्स, ब्राजील से रिलेटेड 2-3 चीजें। और मैंने राज्य पूछा था आप लोगों का, तो राज्य भी आप लोगों ने बता दिया। भारत के अंदर में कर्नाटका के अंदर में सबसे ज्यादा जो है कॉफी का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे आप लोगों को जो है बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली फाउंडेड जौनपुर सिटी। जौनपुर की सिटी पता है क्या? वो जो जौनपुर है ना, शुरुआत में लगता था यहाँ पर में कि यार जॉन मतलब ये वाला जॉन है करके, जॉन, जॉन डेविड, कितने लोगों को लगता था शुरुआत में जब उन्होंने कभी तो भी जिंदगी में पहली बार जौनपुर वगैरह का नाम सुना होगा, जॉन मतलब यार ये अंग्रेजों ने बरसाया होगा ये शहर जॉन नाम का, ठीक है, अंकल जॉन। लेकिन फ्रेंड्स एक्चुअल में वो जॉन ये वाला नहीं है, ये जॉन है, ये जॉन, ये वाला जॉन, ठीक है। ये नाम पड़ा है जूना के नाम पे, जूना खान के नाम पे नाम पड़ा है ये, ठीक है, जूना खान के नाम पे। ये जूना खान जो है फ्रेंड्स किसका नाम था ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। तो मोहम्मद बिन तुगलक की याद में उसके चचेरे भाई, ठीक है, उसके चचेरे भाई
फिरोज शाह तुगलक ने उसको बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया फ्रेंड्स, जूना खान की याद में जौनपुर शहर बसाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था वो जूना खान। तो जूना खान किसका नाम था? तो जूना खान जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक तो मर गया था, ठीक है। तो उसके बाद में उसका जो चचेरा भाई जो उसके बाद शासक बनता है, तो उसने बोला यार मेरा भाई कितना अच्छा था, ठीक है, मेरी हर बात मानता था। जब मैंने उसको बताया कि यार देख अब्बा नहीं मानेंगे करके, तो अब्बा से जाके बात भी की उसने। तो फिरोज शाह तुगलक को याद आई अपने भाई की, तो अपने भाई के नाम पे जो है वो जूना खान के नाम पे जौनपुर शहर की स्थापना कर दी। खत्म बात, तो याद रख लेना आप लोग। चलिए, तो आंसर आप लोगों का यहाँ पर में फिरोज जो है यहाँ पर में तुगलक हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था जूना खान, उसी के नाम के ऊपर में किया था। चालीसा ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को किसने तोड़ा? अब ये ग्रुप ऑफ 40 जो है ना फ्रेंड्स, ग्रुप ऑफ 40 मतलब क्या है? यहाँ पर में 40 लोगों का ग्रुप, जिनको यहाँ पर में बिठाकर अपन लोग क्या कराएंगे, यहाँ पर में उन लोगों से पार्टी करेंगे। ये 40 लोगों का ग्रुप क्या था? ये 40 लोगों का ग्रुप, देखिए फ्रेंड्स, इल्तुतमिश जो था उसने क्या किया था, अपने आसपास में 40 मंत्रियों को रखना स्टार्ट कर दिया था। ये मंत्री कौन से वंश के होते थे, कौन से ओरिजिन के होते थे? बताइए जल्दी से, कौन से वंश के होते थे? ये आप लोगों ने बताना है। ये मंत्री, ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक एग्जाम के अंदर में आया था कि ये मंत्री कौन से वंश के होते थे। ये मंत्री जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने हमेशा हमेशा याद रखना है, ये तुर्क वंश के होते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं, ठीक है। कौन से वंश के होते थे? तो तुर्क वंश के होते थे, ओके। तो तुर्क वंश ये लिख लो आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो यूपी टीजीटी की एग्जाम में है उसके अंदर में पूछा गया था। इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, बलबन ने इसको खत्म कर दिया था, जबकि बलबन खुद इल्तुतमिश के समय में उस ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। ये भी याद रखना है। जल्दी जल्दी से लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स सेशन को, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को बहुत सारे और भी पॉइंट्स बताता रहूं, ओके। बलबन के बारे में एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहां पर मैं ये लौह और रक्त की नीति में मानता था, लौह और रक्त की नीति। तो आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि लौह और रक्त की नीति में कौन मानता था, ठीक है। आयरन एंड ब्लड की नीति के अंदर में आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के अंदर में मानता था। लौह और रक्त मतलब कि भाई लोहा मतलब तलवार और रक्त बहाव, लौह और रक्त की नीति में कौन मानता था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है बलबन। भाई फारसी न्यू ईयर है आप लोगों का एक, ठीक है, जो पर्शियन न्यू ईयर होता है आप लोगों का, नवरोज, भारत में बनाने की शुरुआत किसने की थी? नवरोज। तो नवरोज मनाने की शुरुआत जो है फ्रेंड्स इसी ने की थी, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। पारसी न्यू ईयर नवरोज मनाने की शुरुआत इसी ने की थी, ये भी आप लोगों का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीपीएससी सांख्यिकी अधिकारी के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन था। 1865 में ब्लैंक के समय कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से बता दीजिए, यहां पर में 3 जो है वो आप लोगों के उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी आपकी, जल्दी जल्दी से बता देंगे यहां पर में। अच्छा एक चीज और बता सकते हो आप लोग, भारत के अंदर में कितने हाई कोर्ट्स हैं अभी के समय में, ठीक है, अभी के समय में कितने हाई कोर्ट्स हैं? क्योंकि ये भी अपने आप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना आप लोगों का, ठीक है, कि भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं आप लोगों के। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ पर में आंसर्स भी आने स्टार्ट हो गए मेरे पास में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की, ठीक है, तो आप लोगों को तो 25 हाई कोर्ट से ये आप लोगों ने कर लिया है। जब हाई कोर्ट कलकत्ता, आप लोगों का कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी हमारे भारत के अंदर में, ठीक है। तो उस समय में भारत के जो है यहाँ पर में वायसराय, भारत के वायसराय कौन थे, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। जब कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट की 1865 के अंदर में वापस से जब इसकी स्थापना की गई आप लोगों की, तो इसकी स्थापना के समय में लॉर्ड लॉरेंस जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, भारत के वायसराय थे, ठीक है। काफी सारे लोग जो है वो भूल जाते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के बाद में एक वायसराय आए थे लॉर्ड लॉरेंस, ठीक है, उनके बाद में उनके समय में हुआ था, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ये आप लोगों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। लॉर्ड रिपन हो नहीं सकता, आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि 1800, ठीक है, 80 के जो दशक है उसके अंदर में ये थे आप लोगों के,
लॉर्ड रिपन, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता आप लोगों का। तो आंसर जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा लॉर्ड लॉरेंस। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है कि हाई कोर्ट जो है जब स्थापित किए गए, उनका एक्ट जो है वो तो बन गया था आप लोगों का 1863 के अंदर में, लेकिन जब इसको एक्चुअल में स्थापित किया गया, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हाईकोर्ट तीनों के तीनों स्थापित हो चुके थे। जॉन लॉरेंस जो है भारत के वायसराय थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अरुणा आसफ अली जो है ये कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है? अरुणा आसफ अली कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है, ये बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। अरुणा आसफ अली कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है? बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो अरुणा आसफ अली को जो है ये कहा जाता है हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। हीरोइन, ठीक है, हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्योंकि इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में जब हमारे बहुत सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, तो गोवालिया टैंक मैदान मुंबई में, जिसको आजाद मैदान के नाम से जाना जाता है आज, उस समय में उन्होंने क्या किया था, 9 अगस्त 1942 को उन्होंने झंडा फहराया था वहां पर में। ओके, तो अरुणा आसफ अली को क्विट इंडिया मूवमेंट की हीरोइन भी कहा जाता है, नायिका, भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका के नाम से। और इसी वजह से फ्रेंड्स हम लोगों का डायरेक्टली आंसर हो जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है ये, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन तो पता है आप लोगों को, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया। मुझे लगता है कि भाई उस इंसान को ढूंढो जिसने पहली बार इनको ये संज्ञा दी थी, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया की। वो बचा कि नहीं बचा ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप मतलब किसी लेडी को ओल्ड ग्रैंड, वो भी ग्रैंड ओल्ड लेडी बोल रहे हो आप उसको, ठीक है। ग्रैंड ओल्ड लेडी, एक महिला को बोलना यहाँ पर में, वो भी उसके सामने, ठीक है। तो भाई उसको, वो तो मतलब सीरियल किलर बन जाएंगी वहां पर में। चलिए आंसर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में ये ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया इनको कहा गया, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये उस समय में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में जब ये आंदोलन कर रही थी, उस समय में ये जवान थी, ठीक है। एक युवा नेता थी वो, इसी वजह से वो अरेस्ट होने से बच गई थी। मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई थी? देखो फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्या हुआ कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है ये एक मुस्लिम लीग के द्वारा जो है चलाया गया, यहाँ पर में एक जो है पूरा का पूरा जो है आंदोलन था पूरे भारत भर के अंदर में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है, डायरेक्ट एक्शन डे। इसके पीछे की कहानी है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। वह यूं था कि मुस्लिम लीग जो है वो कंटिन्यूअसली पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी, बट अंग्रेज सरकार जो है उनकी बात मानने से मना कर दी थी। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, मुस्लिम लीग ने क्या किया फ्रेंड्स, उन्होंने जो है डायरेक्ट एक्शन डे, तोड़ फोड़, हड़ताल और ये सारी चीजें, दंगा फसाद स्टार्ट कर दिया। और ये डायरेक्ट एक्शन डे उन्होंने स्टार्ट किया था 16 अगस्त को, ठीक है, भारत भर के अंदर में। और फ्रेंड्स यहीं पर इसी दिन जो है बिहार के अंदर में भी इसी दिन जो है वो आप लोगों की हड़ताल, पूर्ण रूप से हड़ताल हुई थी। बंगाल, बिहार और पूरा का पूरा जो इलाका है वहां पर में आप लोगों का। तो बिहार सीडीपीओ के एग्जाम के अंदर में पूछा गया, बिहार के अंदर में, भाई पूरे भारत भर के अंदर में, भारत भर के अंदर में एक साथ 16 अगस्त को मनाया गया था, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे। तो डायरेक्ट एक्शन डे जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, 16 अगस्त 1946 को पूरे भारत भर के अंदर में हिंसात्मक तरीके से पाकिस्तान बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इन्होंने ये आंदोलन किया था। ये हिंसात्मक आंदोलन था और इससे बहुत ज्यादा जो है जान माल की हानि हुई, जिससे प्रभावित होकर बाद में लॉर्ड माउंटबेटन को जो है फ्रेंड्स भारत के विभाजन की घोषणा करनी पड़ गई थी माउंटबेटन प्लान के अंतर्गत। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह इसके द्वारा शुरू किया गया था। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, लेकिन व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किसने किया था, यह भी आप लोगों से सवाल आता है कि किसने शुरू किया था। तो हुआ यूं था फ्रेंड्स कि एक ऑगस्ट ऑफर हम लोगों को दिया गया था, ऑगस्ट ऑफर, ठीक है, एक ऑफर आया था हमारे पास में 1940 में। कौन थे ये ऑगस्ट ऑफर देने वाले? लॉर्ड लिनलिथगो, लिनलिथ, ठीक है, गो, वही जो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में वाइसराय थे, वो आए थे हमारे पास में ऑफर लेकर, एक बोले देखो आई हैव अ ऑफर विच यू कैन नॉट रिफ्यूज, ठीक है, गांधी जी के पास में। गांधी जी बोले अच्छा ऐसी बात है, ला दिखा तो बड़ा क्या है लिथ्या। तो आए हो, बोले कि काम करो गांधी जी, ठीक है, आप ना ये आंदोलन बंद कर दो, अभी का वर्ल्ड वॉर चल रहा है अभी, ठीक है, हमारा साथ दो, हम जीत जाएंगे ना तब आपको संविधान सभा बना देंगे और आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब अंदरूनी मामलों में स्वतंत्रता, लेकिन बॉस हमारे अंग्रेज ही बने रहेंगे। गांधी जी बोले कि इतने दिन से
यहाँ पर मैं हड़ताल कर रहा हूँ, भूख हड़ताल कर रहा हूँ, ठीक है, इतने बार जेल गया, तब तो तुम्हारे तरफ से कोई नहीं आया ये ऑफर लेकर। अभी वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया तो आ गए मदद मांगने के लिए यहाँ पर मैं मुंह उठाकर। तो गांधी जी बोले नहीं, ये अगस्त ऑफर को गांधी जी ने ठुकरा दिया। लेकिन गांधी जी को ये भी पता था कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ अगर अभी इन्होंने आंदोलन किया, बड़ा वाला आंदोलन किया, तो उधर में हिटलर जीत जाएगा, क्योंकि हिटलर जो है वो हिंसात्मक तरीके से जो है वो बहुत आक्रमण और अत्याचार कर रहा था लोगों के ऊपर में। तो गांधी जी ने बोला कि बड़ा वाला आंदोलन नहीं करते हैं, एक छोटे लेवल के ऊपर में अंग्रेजों के नाक के अंदर में दम करते हैं। तो उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। बोले एक एक करके जाओ और पब्लिक के बीच में जाकर बोलो, ठीक है। तो आचार्य विनोबा भावे को जो है उन्होंने पहला सत्याग्रही बनाया था, पहला सत्याग्रही। जवाहरलाल नेहरू को जो है दूसरा सत्याग्रही बनाया था। तो चालू किसने किया था, स्टार्ट किसने किया था? महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था 1940 के अंदर में। ये आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1940 के अंदर में, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह। तीसरे नंबर के कौन थे? थर्ड नंबर के जो है व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? उनका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त, ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम के अंदर में, याद रख लेना आप लोग, कभी भी हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए आप लोगों के। बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में आ चुका है क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन और बताता हूं आप लोगों को। गांधी जी ने अगस्त प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं थे, इसी वजह से उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव जो है, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो ये कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1940 का जो सेशन था, कहाँ हुआ था? कोई बता सकते हो? और अध्यक्ष कौन थे? चलो देखते कौन बता सकता है 1940 का सेशन। ये बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूं कि 1940 का सेशन कहाँ हुआ था और कौन उसके अध्यक्ष थे। तो आप लोगों को बताना है जल्दी से। भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम क्या था? अगस्त क्रांति, असहयोग, सविनय अवज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों का अगस्त के अंदर में हुआ था। सारी की सारी नई अच्छी अच्छी चीजें जो अगस्त के अंदर में हुई थी। ऑफर भी आया था तो अगस्त में आया। उस समय में एक 1917 में भी आप लोगों का एक अगस्त जो है यहाँ पर में डिक्लेरेशन हुआ था 1917 के अंदर में। भारत छोड़ो आंदोलन जो है फ्रेंड्स, इसका अलग नाम था अगस्त, क्योंकि अगस्त के अंदर में एक क्रांति शुरू हुई थी, अगस्त क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, ये याद रख सकते हो आप लोग। बाकी जो मैंने आप लोगों से अभी पूछा कि बताइए, ठीक है, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1940 के सेशन कहाँ हुआ था और कौन अध्यक्ष थे? तो रामगढ़, ठीक है, वो शोले मूवी की याद आती है मेरे को, रामगढ़ जब भी नाम सुनता हूँ मैं, ठीक है, रामगढ़ के अंदर में हुआ था। और अबुल कलाम आज़ाद जो है यहाँ पर में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। लगातार 6 साल तक अध्यक्ष रहे वो। फिर उसके बाद में एक बार लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, इतने सारे लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से जो है यहाँ पर में 1000 लाइक्स का जो आंकड़ा है उसको पार करना है आप लोगों ने। जल्दी जल्दी से सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे फ्रेंड्स। ओके, चलिए, अगस्त क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है, ये याद रखना है। विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया? भारत के अंदर में पब्लिश हुआ हुआ पहला न्यूज़पेपर कौन सा था? ठीक है, इसको जो है फ्रेंड्स आप लोगों को एक मैं हिंट दे देता हूं जस्ट यहाँ पर में, कि इसको हिक्कीस गैजेट या फिर हिक्कीस बंगाल गैजेट के नाम से भी इसको जाना जाता था, ठीक है। तो आप लोगों का हिक्कीस गैजेट के नाम से अगर आप लोग देखोगे तो बंगाल गैजेट, हिक्कीस बंगाल गैजेट जो है ये भारत के अंदर में प्रकाशित होने वाला पहला न्यूज़पेपर था आप लोगों का 1780 के अंदर में, ठीक है। ये आप लोगों का ऑगस्टस हिक्की के द्वारा बंगाल के अंदर में इंग्लिश भाषा में प्रकाशित किया जाता था, ठीक है। तो आंसर ये आप लोगों का हो जाएगा। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये आप लोगों का एक अखबार की प्रति है हमारे पास में, हिक्कीस बंगाल गैजेट, ठीक है, या फिर इसको कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था, ठीक है, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, इसके नाम से भी इसको जाना जाता था, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। तो प्लीज ये याद रखना आप लोगों ने कि भारत के अंदर में प्रकाशित होने वाला द बंगाल गैजेट, ठीक है, या फिर हिक्कीस गैजेट किसने स्टार्ट किया था? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने इसको स्टार्ट किया था 1780 के अंदर में। ये याद रखेंगे आप लोग, भारत के अंदर में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार बंगाल गैजेट था। गांधी इरविन समझौता जो है ये आप लोगों का कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है? रॉलेट एक्ट से रिलेटेड है, सिविल डिसोबीडियंस से रिलेटेड है, नॉन कॉपरेशन से रिलेटेड है, या क्विट इंडिया से? अब इसका आंसर जो है ना फ्रेंड्स आप लोग करोगे, मैं आप लोगों को हिंट देता हूं, ठीक है। चलिए 700 लाइक्स हो चुके, जल्दी जल्दी से इसका खत्म होते होते ना 800 हो जाने चाहिए जल्दी से सारे के सारे लोग। मैं आपको सारा पूरा का पूरा बताता हूं। रॉलेट एक्ट जो है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात करते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जो है ना ये हुआ था, ठीक है, 1931 के अंदर में, 1931 के अंदर में। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? मार्च, ठीक है, 1931 के अंदर में। रॉलेट एक्ट की बात जो है ये 1919 की है, 1919 की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये 1930 से लेकर 19 मतलब बीच में रुका, फिर बाद में 1933 तक चला ये,
ठीक है। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 1922 तक चला आप लोगों का। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है आप लोगों ने अभी देखा फ्रेंड्स 1942 के अंदर में चला। अब आप लोग बताओ मुझे, ठीक है, आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हो वो सारे के सारे लोग यहां पर मैं बताएंगे मुझे खुद से कमेंट करके कि बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से जल्दी जल्दी बताओ। और जितने भी लोग हैं यहाँ पर मैं फ्रेंड जिन्होंने अभी तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि ऐसे ही आप लोगों को आगे में भी वीडियोस मिलते रहे। वेरी गुड। अब आप लोगों का आंसर देखिए आ गया यहाँ पर में 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ था, यहाँ 1931 में बात करके क्या करेंगे वो, तो ये आंसर हो नहीं सकता आप लोगों का। ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 1920 के अंदर में था, 1931 में क्या करेंगे, 1942 के अंदर में पहले से बातचीत करके रख लेंगे 11 साल पहले कि भाई एक आंदोलन होने वाला है, गांधी जी देखो ऐसा ऐसा मत करना करके। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी यात्रा के बाद शुरू हुआ था, उसी के बीच में एक चर्चा हुई थी गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में कि गांधी जी थोड़ा सा ये सविनय अवज्ञा आंदोलन अपना बंद करो, ठीक है, और सेकंड गोलमेज सम्मेलन होने वाला है लंदन के अंदर में, वहां आ जाओ। ठीक है। तो गांधी जी जो है इस समझौते के बाद में गोलमेज सम्मेलन के अंदर में गए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर में। एक और चीज बताओ आप लोगों को, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज बताओ आप लोगों को, एक नंबर और मिलेगा आप लोगों को इसमें, एक नंबर और, क्योंकि ये DSSB के अंदर में काफी सारे शिफ्ट में आ चुका है फ्रेंड्स, बिहार के एग्जाम्स के अंदर में भी पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछ सकते हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो ये गांधी इरविन पैक्ट जो था, गांधी इरविन पैक्ट जो था आप लोगों का, इसको रेटिफाई कब किया गया था, ठीक है, उसको अप्रूव कब किया गया था आप लोगों का, कौन से सेशन के अंदर में, तो इसको अप्रूव करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन, ठीक है, कराची सेशन, कराची के अंदर में आनंद फानन में बुलाया गया, कराची सेशन जो है आप लोगों का। इसके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अध्यक्ष कौन थे, एक नंबर यहां पर में बनेगा आप लोगों का, आप देख लेना इसके अंदर में पक्का एक क्वेश्चन बनेगा। एक तो आपसे पूछ सकते हैं कि 1931 का जो 1931 के अंदर में, ठीक है, जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, कहा हुआ था, तो कराची में हुआ था, और अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये इस तरीके से भी आप लोग इसको याद रख सकते थे फ्रेंड्स, कभी भी एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं। हमारे इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए हो, 5 मार्च 1931 को यहाँ पर में इस समझौते के ऊपर में हस्ताक्षर हुए थे गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत जो है फ्रेंड्स ये भारत के बंगाल प्रांत के अंदर में हुई थी। ठीक है, बंगाल प्रांत के अंदर में। इसमें ऐसा था कि अंग्रेज लोग जो है, ओके, वो टैक्स वसूल करेंगे और शासन कौन चलाएगा, वहां का नवाब। मतलब कि आप जो है ना स्कूल में जब टीचर बन जाओगे तो आपकी जो सैलरी है वो मैं रख लूंगा, ठीक है, और स्कूल में पढ़ाना, आपका आने जाने का खर्चा वो आप देख लेना करके। ठीक है, चलेगा क्या ऐसा आप लोगों को। ये जो दोहरी शासन पद्धति थी कि टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी किसी की और शासन चलाने की जिम्मेदारी किसी की, ये जो है रॉबर्ट क्लाइव ने इसको स्टार्ट किया था, इसकी शुरुआत की थी। वॉरेन हेस्टिंग ने आकर इसको खत्म किया था बाद में, वॉरेन हेस्टिंग ने इसको खत्म किया था, एंड किया था। तो दोहरी जाए तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में इसको शुरू किया था, जो कि बहुत बड़ा फेल्यूअर साबित हुआ, बहुत बड़ा फेल्यूअर साबित हुआ फ्रेंड्स बंगाल के अंदर में। इसके कारण बंगाल में एक बड़ा सा अकाल पड़ा था और सरकार कुछ नहीं कर पाई। जो प्रशासन था, जो वहां पर में नवाब का प्रशासन था, वो कुछ नहीं कर पाया। नायब नवाब की स्थापना की गई थी, उसने भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि पैसे नहीं थे उन लोगों के पास में। सारा पैसा अंग्रेज लोग टैक्स इकट्ठा करते थे और अपने बिजनेस में लगा देते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है इन्होंने ये स्टार्ट किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने आकर जो है इसको खत्म किया फिर बाद में। ठीक है, चलिए ये भी याद रखना है आप लोगों ने, दोहरी शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में स्टार्ट की थी, वॉरेन हेस्टिंग ने आकर खत्म किया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में आप लोगों का है कि बिहार के अंदर में दूसरा टाइगर रिजर्व कहां पर में स्थापित होने वाला है। एक बार इसका तो पोल लेना चाहूंगा मैं जल्दी से आप लोगों से, जल्दी जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर पोल के अंदर में। और जिन भी लोगों ने फ्रेंड्स अब तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो लोग अभी कोर्स में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं फ्रेंड टीचिंग परीक्षा के साथ में। नीचे में आप लोगों को नंबर चल रहे हैं आप लोगों के 6 to 8 के अंदर में आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी जो है वैकेंसी है बड़ी वाली। उसके बाद में 9 10th के अंदर में 11 12th के लिए, और पीआरटी के लिए जो लोग करना चाहते हैं उसका भी कोर्सेस आप लोगों के चल रहे हैं। तो आप लोग उसके अंदर में जुड़कर भी जो है लंबे समय के लिए उस वैलिडिटी का लाभ ले सकते हो, क्योंकि लंबे समय तक आप लोगों की ये वैलिडिटी खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है, जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती तब तक वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होने वाली है। ओके, चलो।
इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट के अंदर में देंगे, इसके अंदर में देंगे जल्दी जल्दी से। और जैसे कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ अभी तक 93% लोगों ने अभी तक आंसर दिया है। अभी 91%, जैसे जैसे पोल बढ़ते जा रहे हैं, नंबर लोगों के नंबर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे पोल फ्लक्चुएट हो रहा है। चलिए, अच्छा बताइए कि पहला वाला टाइगर रिजर्व कहां पर में, ये भी बता दो कमेंट करके। फर्स्ट टाइगर रिजर्व कहां पर में है? पहला वाला टाइगर रिजर्व कहां पर में है, ये तो बता सकते हो आप लोग। पश्चिमी चंपारण के अंदर में पहला वाला, बिल्कुल। तो दूसरा पश्चिमी चंपारण के अंदर में देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है आपका, वीटीआर जिसको बोलते हो। कहां पर में वीटीआर? वेस्ट चंपारण के अंदर में, वेस्ट चंपारण के अंदर में है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, पहले यहां पर में बेचारे टाइगर्स की संख्या कम हो रही थी, अब अच्छी खासी टाइगर की संख्या बढ़ रही है, ठीक है। तो अच्छी बात है यार, टाइगर लोगों से पूछना पड़ेगा कि क्या मतलब ऐसा क्या हुआ भाई, ताकि बाकी जगह पे भी टाइगर्स लोगों की संख्या को बढ़ाया जा सके। क्या सीक्रेट क्या है इसका? तो 54 टाइगर्स जो है फ्रेंड्स हो चुके हैं लेटेस्ट डेटा के अनुसार आप लोगों के। तो अब जो वीटीआर है आप लोगों का, इसकी क्षमता खत्म हो चुकी है। इतने ही टाइगर रख सकते थे और उनकी क्षमता से अधिक जो है टाइगर सब वहां पर में हो चुके हैं, जो वहां पर में रह सकते हैं। ओके, तो अब जो है हमें जल्द से जल्द दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की यहाँ पर में जो है जरूरत महसूस हुई। तो कैमूर के अंदर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, बिहार का सेकंड नंबर का टाइगर रिजर्व। ओके, 86% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 86% लोगों ने। तो ये भी आप बिहार टू स्टैब्लिश सेकंड टाइगर रिजर्व इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। ओके, तो वीटीआर कहां पर में आप लोगों का? वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आप लोगों का पश्चिमी चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद में कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वहीं पर आप लोगों का कैमूर टाइगर रिजर्व भी बनाया जा रहा है, ठीक है। ये याद रखेंगे आप सभी लोग। कितने टाइगर्स हो चुके हैं एज पर द लेटेस्ट डेटा, ये भी आप लोग लिख दीजिए ताकि आपको याद हो जाए। 54 टाइगर्स हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों ने 800 का जो आंकड़ा था वो पार कर दिया, 850 के करीब करीब हमारे यहाँ पर में लाइक्स हो चुके हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर में कि कुछ मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, ठीक है, उसके आप लोग आंसर्स मुझे कमेंट में दोगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ यहाँ पर मैं आप लोगों को कि जितने भी लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, 7611101101 में आप लोग कॉल कर सकते हो। 9697888844 इस नंबर पे भी आप लोग कॉल कर सकते हो, जहां पर मैं आप लोगों को 1 to 5th के लिए तैयारी, 6 to 8th के लिए, ठीक है, 9 10th के लिए, ठीक है, और 11 12th के जनरल स्टडीज के लिए आप लोगों को जो है यहाँ पर में जो है जानकारी मिल जाएगी 11 12th के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, 7611101101, ठीक है, 9697888888 और 444 ये नंबर है आप लोगों का, इसके ऊपर में आप लोग कॉल कर सकते हो, ठीक है। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो फ्रेंड्स, आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी यहाँ पर मैं जानकारी 6 to 8, ठीक है, 9 to 10th के लिए भी। ओके, अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ यहाँ पर मैं, इन क्वेश्चंस के आप लोग आंसर्स मुझे कर सकते हो, जल्दी जल्दी से बता सकते हो कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, उसके आंसर जो है आप लोग मुझे एकदम ताबड़तोड़ दोगे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी, ठीक है, इरविन जो पैक्ट है ये कौन से साल में साइन किया गया था? ईयर बताएंगे आप लोग मुझे जल्दी से, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, आप लोगों को मुझे बताना है कि 1931 का जो कराची सेशन है, कराची सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग। ये सेशन जो है आप लोगों का, ठीक है, कहाँ हुआ था और, ठीक है, कहाँ हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये दो क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे जल्दी से, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है आप लोगों का, इंडिविजुअल सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? इंडिविजुअल सत्याग्रह जो था आप लोगों का, इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है ये किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया था? पहले सत्याग्रही कौन थे, दूसरे सत्याग्रही कौन थे और तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ठीक है, हो सकता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे कि आप लोगों से ऑलरेडी पहले भी जाके पूछा जा चुका है आप लोगों से, है ना। इसके अलावा आप लोग बताओगे फ्रेंड्स मुझे कि जौनपुर शहर के संस्थापक कौन है? ठीक है, जौनपुर, ठीक है, जौनपुर जो शहर है आप लोगों का, इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक ये भी आप लोग कमेंट करके आंसर करोगे, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ताकि ऐसे ही जो है फ्रेंड्स हम लोग और भी बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए कंडक्ट कर सके, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबाइए, सेशन को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन सी चीजें जो आप लोग यहाँ पर में पढ़ना चाहते हो। ओके, चलिए
तो मिलते हैं फ्रेंड्स हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।